उम्र से पहले, जिसमें हम बोलेंगे कि हमारी नॉर्मल जो उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, उससे पहले किडनीज़ ख़राब हो जाती है। कुछ और बीमारियां हैं जिसके कारण किडनी की ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है या किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिसको ज़्यादा है, तो उसको चांस होता है किडनी ख़राब होने का। कई बार जैसे डायबिटीज़ में शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, तो फिर किडनीज़ ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं उन पेशेंट्स में। तो आप उस स्टेज पर कब आपको पहुँचते हैं और निर्णय लेते हैं कि हाँ, अब उस मरीज़ को दोनों किडनीज़ खराब हो गई हैं और उसको ट्रांसप्लांट की यानी कि दूसरी किडनी की ज़रूरत है? जो किडनी ख़राब होने की जो प्रोसेस होती है वो धीरे-धीरे होती है, पर कई बार पेशेंट्स को एकदम एंड स्टेज में पता चलता है, जिसको हम कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़ या स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो जब मैं कहता हूँ स्टेज 5 है, तो फिर उसके पहले स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को जैसे हमारे देश में स्टेज 5 में पता चलता है कि उनकी किडनीज़ ख़राब है। जब वो टेस्ट करवाते हैं किसी और कारण के लिए और उनको पता चलता है कि या तो उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, क्रेटिनिन ज़्यादा है, यूरिन कम आ रहा है, तो कुछ-कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स होती हैं जिसके कारण किडनी ख़राब हो गई है और पेशेंट को पता चलता है कि हाँ, किडनी ख़राब हो गई। तो ये जो स्टेजेस होती है, स्टेज 5 में अगर पेशेंट पहुँच जाता है, तब उस समय हम बोलते हैं कि पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, जब एक मरीज़ स्टेज 1 से स्टेज 5 तक जाता है, तो क्या पहली स्टेजेज़ में इंसान को पता ही नहीं चलता उसकी किडनी खराब हो रही है? कोई ऐसे लक्षण जो इंसान को लगे कि हाँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है? ज़्यादातर पेशेंट्स को लास्ट स्टेज में इसलिए पता चलता है क्योंकि जो किडनी ख़राब होने के जो लक्षण होते हैं, जो साइन्स एंड सिम्पटम्स होते हैं, वो बहुत ही ग्रेजुअली शुरू होते हैं। एंड पेशेंट को कई बार लास्ट स्टेज तक पता नहीं चलता जब तक उसको कुछ-कुछ सिम्पटम्स होती है, जैसे थकावट होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है उनका, या उनमें पैरों में स्वेलिंग आती है, सोजिश आती है, या तो फिर यूरिन आउटपुट कम हो जाता है उनका। तब उनको पता चलता है कि हाँ, ठीक है, किडनी ख़राब हो रही है। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही धीरे-धीरे शुरू होता है और इसको डेवलप करने में टाइम लगता है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को यूजुअली लास्ट स्टेज तक पता नहीं चलता कि उनकी किडनी ख़राब हो गई है। कुछ-कुछ पेशेंट होते हैं जिनको पहले पता चल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें किसी और कारण से उन्होंने टेस्ट करवाया हो, जैसे कि ब्लड यूरिया क्या है या क्रेटिनिन का टेस्ट करवाया हो, या कुछ-कुछ पेशेंट को जिनको किडनी की पहले कोई बीमारी होती हो, जैसे कि किडनी स्टोन्स की, तो वो किसी डॉक्टर के साथ फ़ॉलो-अप कर रहे होते हैं, उनके पास रेगुलरली जा रहे होते हैं, तो उन पेशेंट्स को पहले पता चल जाता है कि हाँ, हमारा क्रेटिनिन बढ़ने लग गया। जो नॉर्मल क्रेटिनिन है 1.2 1.5 के बीच में रहता है। जैसे वो बढ़ने लगता है तब उनके डॉक्टर उनको बोलते हैं हाँ, आपकी किडनी में असर पड़ रहा है, किडनी का क्रेटिनिन आपका बढ़ रहा है। तो उनको पहले पता चल जाता है, स्टेज 2 स्टेज 3 के बीच में उनको पता चल जाता है कि हाँ, उनकी किडनीज़ खराब होने लग गई हैं। डॉक्टर साहब, अगर स्टेज 2, स्टेज 3 में जैसे आपने कहा कि जिनको पता चल रहा है कि किडनी खराब हो रही है, तो उस स्थिति में जब आपके पास मरीज़ आता है, तो क्या उस स्थिति में इलाज संभव है? हाँ भी और ना भी, क्योंकि कुछ-कुछ कुदरती बीमारियाँ होती हैं जिनका अपने आप में कोई इलाज है नहीं। तो उन सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है कि क्रेटिनिन फिर बढ़ते रहता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दूसरी साइड देखें तो कुछ-कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल अच्छी तरह किया जा सकता है और किडनी की जो लाइफ है, चाहे किडनी खराब हो रही हो, किडनी की जो रिमेनिंग लाइफ है, काफ़ी देर तक उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बीपी या ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हो रहा हो, तो उस टाइम अगर हम कंट्रोल करते हैं, तो जितनी किडनी ने चलनी थी, उसको हम और बढ़ा सकते हैं। ये किसी का लगता है ठीक है क्रेटिनिन काफ़ी ज़्यादा है, 3-4 साल में लगता है कि हाँ, नौबत आ सकती है ट्रांसप्लांट की या डायलिसिस की। तो वैसे में अच्छा कंट्रोल रखने से हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, 2-3 साल एक्स्ट्रा और निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्रेटिनिन बढ़ने के क्या कारण हैं? क्रेटिनिन बढ़ने का मेन कारण जो है वो किडनी खराब होने का है। तो क्रेटिनिन एक ऐसी पदार्थ है जो किडनी फ़िल्टर करती है, और किडनी जैसे-जैसे फ़िल्टर करती है और किडनी का जो फ़िल्ट्रेशन कम होता है, तो क्रेटिनिन बॉडी में इकट्ठा होने लगता है और उसकी मात्रा जब बढ़ती है तो हमें क्रेटिनिन टेस्ट में जब हम देखते हैं तो क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आता है। डॉक्टर साहब, जब एक मरीज़ स्टेज 5 में पहुँचा और उसकी ये स्थिति आ गई कि हाँ, अब किडनी खराब है, फिर आप ट्रांसप्लांट के लिए कैसे प्रोसीड करते हैं? तो ज़्यादातर पेशेंट्स को जब उनको लेट पता चलता है कि उनकी किडनी टोटली ख़राब हो गई है, क्रेटिनिन काफ़ी ज़्यादा है, 6, 7, 10, 12 उस रेंज में पहुंच जाता है, तो पेशेंट के पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो डायलिसिस करवाए या तो ट्रांसप्लांट करवाए।
डायलिसिस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये टोटली आर्टिफिशियल है, तो उसमें जो डायलिसिस फ़िल्टर बार-बार करना पड़ता है, वो पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट में जो हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो काफ़ी बेटर है ट्रांसप्लांट में, बजाय इसके कि वो डायलिसिस कराते रहें। तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट में चूज़ करने के लिए ट्रांसप्लांट इज़ बेस्ट। पर जब तक ट्रांसप्लांट की तैयारी नहीं होती, तब तक मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो डायलिसिस पे रहते हैं कुछ महीने, जब तक उनका ट्रांसप्लांट नहीं तैयार होता। एक बार ट्रांसप्लांट तैयार है तो फिर वो ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब ट्रांसप्लांट का डिसीजन ले लिया गया, तो वो कौन लोग हैं जो उस मरीज को अपनी एक किडनी दे सकते हैं? अगर हम किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए देखते हैं तो 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। एक कि उनका जो ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो डोनर किडनी के साथ मैच कितना अच्छा है। ज़ाहिर है अगर कोई अपना ही रिलेटिव होता है तो उनके साथ मैच अच्छी होती है। तो इसलिए हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम वो देखते हैं कि उनके फैमिली में किनके साथ उनका मैच अच्छा है जिसके हम किडनी दे सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि किडनी की क्वालिटी, जैसे डोनर जो किडनी दे रहे हैं वो कितनी अच्छी किडनी है, क्योंकि हर एक पेशेंट की जो किडनी है अलग अलग लेवल की फंक्शन की होती है। कुछ कुछ की किडनी बहुत अच्छी काम करती है, कुछ कुछ की कम। क्योंकि हम एक ही किडनी देंगे तो जो किडनी पेशेंट को जो मिलता है वो हम चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा किडनी हो। एंड लास्ट हम ये देखते हैं कि डोनर जो है वो किडनी देने लायक हैं कि नहीं। हो सकता है डोनर में कोई बीमारी हो जिसके कारण वो किडनी ना दे पाए। अगर कोई पेशेंट ऐसा हो जो अपने फैमिली में से किडनी नहीं ले पाए, रिसीव नहीं कर सकते हैं, जैसे उनके पास या तो डोनर सही नहीं है या डोनर के साथ मैच अच्छा नहीं बैठ रहा, तो उनको हम बोलते हैं लिस्टिंग के लिए। जो लिस्ट है वो है कैडेवर किडनी, मतलब डिसीज डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम बोलते हैं। जो एक्सीडेंट के विक्टिम हैं, जो ब्रेन डेड हो गए, वो जब किडनीज डोनेट करते हैं तो उनकी किडनीज हम इन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा जो पेशेंट्स ब्रेन डेड हो गए हैं, मुझे बताइए कि ब्रेन डेड का क्या मतलब है? जो आजकल की जो मॉडर्न मेडिसिन है, जैसे हम बड़े हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, लोगों को हम वेंटिलेटर में रख सकते हैं, लोगों को हम दवाइयाँ चला के उनकी बीपी को मेंटेन कर सकते हैं, उनके हार्ट को चला सकते हैं, पेसमेकर वगैरह डाल के हम भी हार्ट को चला सकते हैं। तो इससे जो हमें पता चला है ना आजकल के मेडिसिन में, कि जो हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, शारीरिक जो प्रोसेसेस जो हैं, वो हमारे एग्जिस्टेंस, जो हमारे अस्तित्व से अलग है। हम इंसान इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो सोच हैं, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, इमोशंस, वो सारे हमें इंसान बनाते हैं। एंड क्योंकि वो दोनों अलग है तो हमें ये पता चला कि हम मॉडर्न मेडिसिन से चाहे किसी की हार्ट बीट को कितनी देर ही चला लें, किसी की सांस को, उसके रेस्पिरेशन को कितनी देर चला लें, किसी को अगर ऐसी चोट पहुंची है उनके ब्रेन को कि उनका सोचना और अनुभव करना वो सारा कुछ बंद है, तो फिर वो इंसान को हम बोलते हैं दैट दे आर ब्रेन डेड, दैट जो उनका जो दिमाग है वो मर गया है। और मुझे आप पूछेंगे तो बस जो शारीरिक प्रोसेसेस हैं, जैसे दिल की धड़कन चल रही है, बट वो इंसान है नहीं, क्योंकि ऊपर से वो ख़त्म है। तो फिर क्या एक पूरी टीम है जो डिसाइड करती है कि हाँ, ये मरीज अब ब्रेन डेड हो गया है, इससे हमें ऑर्गन्स मिल सकते हैं? जो ब्रेन डेथ का जो डायग्नोसिस है, जिस पेशेंट को हम बोलते हैं हाँ ये ब्रेन डेड है, क्योंकि ये इतना सीरियस इशू है, मामला इतना गंभीर है, तो इसके लिए एक कमेटी पूरी बैठती है। ये एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है बताने के लिए कि कोई पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं है। कम से कम 4 डॉक्टर बैठते हैं बोलने के लिए कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं। ये डॉक्टर्स आते हैं, ये उन टीम्स में से, उन डॉक्टर्स में से नहीं है जो ट्रांसप्लांट करने वाली, टोटली अलग टीम है, ताकि उन पे कोई प्रभाव ना पड़े ट्रांसप्लांट होना है नहीं होना है, ऑर्गन डोनेशन होना है या नहीं होना है। टोटली अलग टीम आती है, वो आके देखते हैं, टेस्ट काफ़ी होते हैं, 2 बार अलग अलग टाइम पे करते हैं वो टेस्ट। सबकी सहमति होती है तभी किसी को हम बोलते हैं कि ये ब्रेन डेड है। सिर्फ इसलिए इतना करते हैं क्योंकि ये एक ज़िंदगी और मौत का डिसीजन है, तो बहुत सीरियसली ली जाती है। आप देखेंगे तो एटलीस्ट तो 2 बार वो टेस्ट कर रहे हैं, कई टेस्ट एक साथ कर रहे हैं, 4 डॉक्टर्स हैं, तो जो चेकलिस्ट है उसमें आप बोलेंगे तो 11 या 12 ऐसे होंगे, टेस्ट होंगे जो सारे क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप बोलेंगे हाँ इस पेशेंट का चांस है कि ये ब्रेन डेड है। फिर
उसको दोबारा कंफर्म करते हैं, हाँ ये टेस्ट जो पहले की थी अभी फिर भी वो यही सेम टेस्ट हैं, इसमें सब में लगता है कि ये ब्रेन डेड है, तभी वो डायग्नोसिस बनता है कि दिस पेशेंट इज ब्रेन डेड। डॉक्टर दीपेश, अगर किसी का सगा संबंधी ब्रेन डेड है और उसके सामने वो वेंटिलेटर पर पड़ा है, उसका हार्ट चल रहा है, देखने में वो लग रहा है कि हाँ उठ जाएगा किसी दिन, उसको कन्विंस करना कि हाँ ये ब्रेन डेड है, सही नहीं हो पाएगा, अपनी जिंदगी दोबारा नहीं जी पाएगा, ये कैसे संभव होता है? किस तरह आप ये सब मैनेज करते ये आपने बिल्कुल सही पूछा, क्योंकि जो पेशेंट के जो रिश्तेदारों को दिखता है, जो फैमिली को दिखता है कि हमारा पेशेंट आया था, उसको रोड साइड एक्सीडेंट हुआ मान लीजिए, और उसके बाद वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, हार्ट चल रहा है, वो मॉनिटर पे दिखता है कि हार्ट बीट है, एंड अचानक से कोई डॉक्टर आके बोलता है जी ये तो ब्रेन डेड हो गए हैं, तो फैमिली को सदमा काफ़ी होता है और समझने में काफ़ी टाइम लगता है उनको कि हार्ट तो चल रहा है, हम सांस भी दे रहे हैं, कई बार वेंटिलेटर से देते हैं, कई बार वो एम्बो बैग से देते हैं, तो ऐसे पेशेंट में डॉक्टर साहब क्यों बोल रहे हैं कि ये तो मर चुके हैं। और इसका कारण ये है कि अभी जो मॉडर्न जो मेडिसिन है, हमें ये पता है कि हार्ट को कैसे चलाए रखा जा सकता है, बट जो ब्रेन का जो इंजरी है वो परमानेंट है, वो और ऐसे लेवल पे है, इतनी गहराई पे उसकी इंजरी है कि वो ब्रेन कभी रिकवर नहीं करेगा। और ब्रेन डेड जो है वो जो हम सुनते हैं कोमा, या हम मूवीज में देखते हैं कोई कोमा में था फिर जाग गया, तो ब्रेन डेथ और कोमा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो ब्रेन डेथ है वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं किया जा सकता। और कुदरती ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ब्रेन डेड है और हम चाहें कि नहीं कोमा पेशेंट की तरह इनको केयर करें और इनकी बॉडी को चलाए रखें, क्या पता साल 2 साल बाद वो जिंदा हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनकी ब्रेन डेड हो चुकी है, जो बॉडी को चलाने के लिए जो एकदम एसेंशियल जो हार्मोन्स होती है ब्रेन से, ब्रेन की जो सिग्नल जाती है बॉडी को चलाए रखने के लिए, वो ख़त्म हो जाती है। और जो लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम 2 वीक्स तक हम ऐसे बॉडी को हम धक्के से चला सकते हैं, उसके बाद अपने आप ही वो बॉडी शटडाउन में चली जाती है। जब उस पेशेंट का डायग्नोज बन गया कि वो ब्रेन डेड है, तो फिर क्या उस पेशेंट के परिवारजनों से सहमति लेनी पड़ती है ऑर्गन लेने के लिए? एकदम, ये 100% ज़रूरी है, इसके बिना अनिवार्य है, नेसेसरी है, इसके बिना परिवार के सहमति के बिना ऑर्गन्स नहीं ली जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे बात की जाए। हेलो। हेलो। कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मंजू सिंह, मंजू जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अम्बालागंज। आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि हाइपरटेंशन का पेशेंट को ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए? हाइपरटेंशन पेशेंट्स को हाँ जी ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, जब तक कि उनका हाइपरटेंशन रीजनेबल रेंज में है। जी। किसी का हाइपरटेंशन अगर बहुत ज़्यादा है तो पहले कंट्रोल में लाना चाहिए, फिर डॉक्टर के सुपरविजन में हाँ ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, जो हम आजकल अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि कई ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को भी हाइपरटेंशन होता है क्योंकि उनकी किडनी पहले खराब थी, तो डेली मिनिमम 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक। जी, थैंक यू डॉक्टर। मैं इनकी ओर से डॉक्टर साहब एक और प्रश्न पूछूंगा जी। कि अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दवाई मरीज नहीं ले रहा, तो उस मरीज का किडनी खराब होने के क्या चांसेस हैं? बोलने को तो हम बोलेंगे चांसेस वक्त के साथ, जैसे जितनी देर आप हाइपरटेंशन के साथ रहेंगे, जिएंगे विदाउट कंट्रोल, उतना आपका चांस बढ़ते रहता है। सो बोलने के लिए स्टार्ट करेंगे 1 to 2%, बट धीरे धीरे वो बढ़ के अप टू 5%, मतलब 20 में से एक मरीज को ज़रूर हाइपरटेंशन के कारण कोई न कोई किडनी पे असर पड़ता है एंड उनकी किडनी फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ज़रूर कंट्रोल किया जाए। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेन डेड मरीज की, तो आपने बताया कि उनके परिवारजनों से सहमति लेनी पड़ती है, सहमति के बाद ही हम उनके ऑर्गन्स ले सकते हैं। बहुत मुश्किल होता होगा परिवारजनों के लिए, लेकिन उनको समझाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए क्या आपकी कोई पीजीआई में प्रक्रिया है क्या? जो ब्रेन डेड डोनेशन के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एकदम पहले से शुरू होती है। जैसे आज हम ये बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक में जो आम जनता है उनमें ये
उनको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन डेड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी और को बहुत मुश्किल वक्त में ऑर्गन्स मिलती हैं। सो उनको ये समझना चाहिए कि जब हम ये ऑर्गन दे रहे हैं तो किसी एक ऐसे इंसान को ज़िंदगी जीने का चांस मिल रहा है जिसके पास और कोई उपाय नहीं था। तो अगर आप देखेंगे तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मैं बोलूँगा कि पीजीआई में जितने पेशेंट्स आते हैं 10 में से एक को उनकी किडनी मिल रही है बाहर से मतलब अपने परिवार के बाहर से। ज़्यादातर पेशेंट जो कर रहे हैं वो अपने डोनर खुद ला रहे हैं। जिनके पास डोनर नहीं है उनके पास कोई उपाय नहीं है अदर देन ब्रेन डेड डोनेशन के लिए। तो इसलिए मैं पब्लिक में ये चाहता हूँ पब्लिक को पता चले कि इसमें जो फ़ायदा हो रहा है वो किसी ऐसे इंसान को हो रहा हो जो इसके बिना मरने की कगार पे है। तो एक बार किसी को हम डायग्नोज करते हैं कि हाँ ये ब्रेन डेड हो गए, परिवार एक बहुत ही मुश्किल वक्त से उस समय गुजर रहा होता है क्योंकि जो उनका जो लव्ड वन है जिनको वो उनके परिवार वाले हैं वो मर गए हैं। ऐसे वक्त में उनको अप्रोच करना कि आप प्लीज़ इनकी ऑर्गन्स दे दो, किडनीज दे दो, लिवर दे दो, हार्ट दे दो या आंखें दे दो, ये हमारे लिए मुश्किल होता है। और हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं पीजीआई में और उनका ये काम बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि इतने मुश्किल वक्त में वो एक फैमिली को जाके कुछ ले रहे हैं उनसे, जबकि उनका मोस्ट लाइकली कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ छिन गया। किसी के फादर हैं, किसी के मदर हैं, किसी के बाल बच्चे हैं जो मर गए हैं, उनसे जाके पूछो कि नहीं हम आपसे कुछ और लेना मांग रहे हैं, फिर भी ये इसलिए ये करते हैं बिकॉज ये किसी और की जान बचाने के लिए है। तो इस प्रक्रिया में जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो फैमिली है उनके लिए पीजीआई जैसे जगह में जहाँ पे बहुत मुश्किलें होती हैं पेशेंट के अटेंडेंट्स को, कैसे उनका काम आसान कर सकते हैं। कई बार पोस्टमार्टम का काम कराना होता है वो जल्दी करवाते हैं, जो उनको शिफ्टिंग का काम करना होता है पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो काम में उनको मदद करते हैं। सो पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन अपने साइड से कोशिश करती है कि जितना हो सके उतना डोनर को और डोनर फैमिली को कम से कम मुश्किलें झेलना पड़े। डॉक्टर साहब, इन सभी प्रयत्नों के बाद पीजीआई में तो बहुत से लोग आते होंगे जो ब्रेन डेड भी डिक्लेयर हो जाते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो तकरीबन कितने प्रतिशत ब्रेन डेड लोग ऑर्गन डोनेट कर देते हैं? जो पीजीआई में हमने देखा है अराउंड 20 टू 35 20 से 35% के बीच में अलग अलग टाइम पे हमने देखा है कि मान जाते हैं फैमिलीज। एंड एक ब्रेन डेड डोनर से जो हम देखते हैं मिनिमम पीजीआई जैसी जगह में हम 4 जानें बचा सकते हैं। एक हार्ट ट्रांसप्लांट, एक लिवर ट्रांसप्लांट और 2 किडनी ट्रांसप्लांट। तो ऐसे में मुझे लगता है दैट हम कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट 80 to 90%, क्योंकि हम मानते हैं कि यस फैमिलीज़ के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है, कई बार सोच भी नहीं पाते हैं क्योंकि हम उनकी जगह तो है नहीं, तो कई बार हमें पता नहीं चलता है कि वो फैमिली पे क्या बीत रही होती है उस टाइम पे। हम चाहेंगे हाँ सारी जो भी ब्रेन डेड होते हैं हम चाहते हैं कि हाँ सबका डोनेशन हो 80-90%, एटलीस्ट अभी जितना और उससे डबल हो जाए तो विल बी हैप्पी। तो ये 30% से 80% तक जाने के लिए एक समाज को, एक मेडिकल फ्रेटर्निटी को, एक आम इंसान को किस तरह प्रयत्न करना चाहिए? अलग अलग गवर्नमेंट्स ने, अलग अलग देशों ने अलग अलग अप्रोच किए हैं इसके लिए। हमारे देश में कुछ कुछ राज्य जैसे केरला, उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि कोई भी पेशेंट अगर आईसीयू में मरने वाले हैं तो उनसे ऑर्गन डोनेशन का कंसेंट ज़रूर लिया जाए। पर एक चाहिए होता है समाज के साइड से अवेयरनेस कि जो ब्रेन डेड डोनेशन का जो ऑर्गन डोनेशन जो होता है दैट इज़ नॉट एक हॉस्पिटल के लिए नहीं है, वो किसी और पेशेंट के लिए। और हो सकता है वो पेशेंट उतनी ही मुश्किल में हो जितना ये पेशेंट था। ब्रेन डेड पेशेंट का जो फैमिली जितनी मुश्किल में है, जो किडनी फेलियर का या लिवर फेलियर का या हार्ट फेलियर का जो पेशेंट है वो और उसका फैमिली भी ऑलमोस्ट उसी स्टेज में है। इनका पेशेंट मर गया है, उनका पेशेंट मरने वाला है। तो जब तक एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता है तब तक हम समाज, एज ए सोसाइटी, हम एक देश की तरह, एज ए नेशन, हम वहीं पिछले वक्त में हम रह जाएंगे। हमें अपने अंदर में वो महसूस करना चाहिए कि किसी और को भी इतनी मुश्किल है, इतना ही दर्द हो रहा है
तो बहुत ज़रूरी है कि समाज की सोच बदलनी, ताकि हर इंसान सोचे कि अगर मुझे मौत आती है, जो कि एक जीवन का यथार्थ है, और अपनी मौत के बाद वो किसी और को जीवन दे सकता है, तो शायद इससे बड़ा कुछ और कार्य हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, क्या हम कोई भी जीते जी भी अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, ताकि उनकी मौत के बाद डॉक्टर्स को किसी की सहमति ना लेनी पड़े? हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में कंसेंट देते हैं, हम सहमति देते हैं कि अगर हम एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं या हम ब्रेन डेड होते हैं तो हमारे ऑर्गन्स हमसे ली जा सकती हैं करके। इसके बावजूद भी हम फैमिली से पूछते हैं, क्योंकि जिसने कंसेंट दिया था, जिसने सहमति दी थी, वो तो रहा नहीं। सो नेक्स्ट किसका हक है इस पे? डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, मुझे इशारा हो रहा है, आइए उनकी भी शंका दूर की जाए। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं अम्बाला से देवेंद्र आहूजा बोल रहा हूँ। हाँ देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, अपना प्रश्न पूछिए। आज हम बात कर रहे हैं किडनी डोनेशन की, किडनी ट्रांसप्लांट की। मैं पूछना चाहता हूँ, ये किडनी ट्रांसप्लांट क्या चीज होती है? किडनी ट्रांसप्लांट क्या चीज़ होती है? हाँ जी। किडनी ट्रांसप्लांट हम करते हैं किसी की जो किडनी जो खराब हो गई है उसको रिप्लेस करने के लिए, है ना। तो हम किसी को नई किडनी देते हैं तो उसको किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और जो किडनी खराब होती है उसको, जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ लोगों में कुदरती हो जाता है, कुछ कुछ लोगों में इसलिए होता है क्योंकि उनके पास उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका असर किडनी पे पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, किडनी स्टोन हो गया। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनके कारण किडनी पे असर पड़ता है। तो अगर किसी, हाइपरटेंशन से भी हो जाता है ये? हाँ जी, हाइपरटेंशन से होता है ये। इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसका तो एक तो है कि जो बीमारी हुई है जिसके कारण किडनी पे असर पड़ रहा है उसको कंट्रोल करना है। जैसे आपका डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो अच्छी तरह कंट्रोल की जा सकती है। आजकल जो मेडिसिन है जिनसे अच्छा कंट्रोल करके किडनी को काफ़ी देर तक बचाया जा सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इनकी बातचीत के बाद मेरे जहन में एक प्रश्न आया कि हम अपनी किडनीज को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं ताकि किडनी खराब हो ही ना। तो एक तो जैसे मैंने कहा कि आजकल की लाइफस्टाइल डिसीजेस जो हम बोलते हैं, जो हमारे रहन सहन के कारण जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ या हाइपरटेंशन हुआ, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हुआ जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, एक तो उनके कारण होता है। और एक जैसे मैंने कहा कि कुदरती होता है। तो जिसको कुदरती कोई किडनी की बीमारी होती है, ऑब्वियसली उसका कोई तरीका है नहीं कंट्रोल करने का। अगर आप उसको टाइम पे पकड़ लेते हैं तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं और कुछ कुछ में थोड़ा ट्रीटमेंट हो सकता है। बाकी रही लाइफस्टाइल डिजीजेस के, तो उसमें ऑब्वियस है कि एक तो हम कोशिश करेंगे कि बीमारियां हमें हो ही ना। तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपने रखना है, वेट को कंट्रोल करके रखना है आपने, डेली एक्टिविटी आपने करना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स आपने स्ट्रेनस एक्टिविटी करना है, जिससे कि आपका हार्ट रेट हर एक एज के हिसाब से टारगेट हार्ट रेट होता है, वो टारगेट हार्ट रेट के ऊपर आपका हार्ट रेट रहे। तो इतनी देर का एक्सरसाइज तो आपने करना है। हमने कोशिश करनी कि लाइफस्टाइल बीमारियां ना हो। अगर किसी को कोई लाइफस्टाइल बीमारी हो जाती है तो वी मस्ट इंश्योर उसको कंट्रोल में रखना है। जैसे शुगर के लिए है, हम फॉलो करते हैं HbA1c को हम फॉलो करते हैं, वो आपने लिमिट में रखना है, 6.5 तक लेके आना है। बीपी का हमारे पास हाँ टारगेट है कि हमने मैक्सिमम बीपी जो हमने रखना है 140-90 के ऊपर तो जाना ही नहीं है, और हमें कोशिश करना उसके नीचे जितना आ सकते हैं उसके नीचे लेके आए। एंड लास्ट जो होता है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका असर किडनी पे पड़ता है, जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी स्टोन्स हो या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो, तो आपने रेगुलर डॉक्टर के पास फॉलोअप रखना है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन की ब्रेन डेड पेशेंट्स में से। चंडीगढ़ जैसे शहर में, PGI जैसे इंस्टीट्यूट में तो फैसिलिटीज हैं, लेकिन बाकी शहरों में आसपास जहां अस्पताल तो हैं, तो क्या ये ऑर्गन डोनेशन की फैसिलिटीज वहां हैं? हाँ जी, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत हमारे देश में इतनी ज़्यादा है। PGI में जैसे जगह में हम देखेंगे तो अभी तक हमारे पास 3,500 पेशेंट्स हो गए होंगे जिन्होंने ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर किया है, और अब तक हमने 400 करीब किए हैं, सो ओनली 110। तो जब सरकार ने देखा कि इतनी ज़रूरत है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, तो सरकार ने अभी प्रोग्राम शुरू किया है दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है। ट्रांसप्लांट एक बड़े हॉस्पिटल में की जाए, डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए, पर छोटे शहरों में, छोटे हॉस्पिटल्स में भी ऑर्गन डोनेशन की जा सकती है। तो उसके लिए हर स्टेट लेवल पे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, नोटो ने स्टेट लेवल अथॉरिटी शुरू करी है, और धीरे धीरे अगले 3-4 साल में मुझे लगता है कि हर स्टेट में ये
शुरू हो जाएगा कि ऑर्गन रिट्रीवल, जो ऑर्गन डोनेशन के बाद ऑर्गन्स निकालने के लिए छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में भी ये स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रांसप्लांट चाहे ऑर्गन ला के एक बड़े सेंटर में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, तो आने वाले समय में आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट का क्या भविष्य देखते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट अभी के लिए जो हम देख रहे हैं कि हाँ, जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसका आगे कैसे हम ट्रांसप्लांट किडनी की जो लाइफ है कितना हम लंबा निकाल सकते हैं, एक तो वो। नंबर 2, जो हम प्रीवियसली जिन डोनर्स को हम मना करते थे कि इनकी ऑर्गन्स हम नहीं ले सकते हैं, खासकर ब्रेन डेड डोनर्स में, उनमें हम देख रहे हैं कि कैसे ब्रेन डेड डोनर्स से हम किडनीज ले सकते हैं जो पहले मना करी जाती थी, उनको कैसे अभी हम ले सकते हैं। तो इवन जो हम पहले बोलते थे ठीक है इनका एज ज़्यादा है तो इनको हम नहीं ले सकते, तो आजकल हम करते हैं एज मैचिंग। जैसे किसी की उम्र अगर 60 ईयर्स है, वो किडनी देना चाहते हैं आफ्टर डेथ, आजकल हम बोलते नहीं किसी का एज 60 से ऊपर है तो उनकी किडनीज हम उन पेशेंट्स को लगा सकते हैं जो खुद 60 के ऊपर है, तो उनकी किडनीज इनकी बॉडी के साथ अच्छी मैच कर जाती है, बजाय इसके कि कोई बहुत ही यंग पेशेंट को दी जाए। आगे चल के अभी जो वेस्टर्न नेशंस में जो अभी जस्ट रिसेंटली शुरू हुआ कि वो किडनीज को दूसरे जानवरों में, लाइक एनिमल्स में, दे आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल्स की जो किडनी है वो बायो इंजीनियर करके क्या वो ह्यूमंस में लगाई जा सकती है कि नहीं। अगर वो उसमें सफल रहते हैं तो नेक्स्ट आने वाले दशक में 10 साल के अंदर मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रचलित हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नंबर 1 कि अपनी किडनीज का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो हमारी ओरिजिनल किडनीज हैं उसके समान कोई और किडनी नहीं काम कर सकता। अगर किसी को ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है तो मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि उनको अपनी फैमिली में मिले, पर अगर वो ना हो सके तो मेरी उम्मीद ये है कि हमारे पीजीआई में, हमारे देश में ट्रांसप्लांट डिसीज डोनर, जैसे ट्रांसप्लांट ब्रेन डेड डोनर से जो ट्रांसप्लांट होता है उसका नंबर इतना रहे कि इनकी ज़रूरत को हम पूरा कर सकें। और मैं चाहूँगा कि उसके लिए जो हमारे लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, वो अपने मन में वो बना लें कि ज़िंदगी का तो हिस्सा है मरना, कभी ना कभी जो भी जिंदा हुआ उसने मरना है, और जाते जाते मरते हुए हम किसी और को हम मदद कर सकते हैं, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता कि इवन आफ्टर वी आर डेड, इवन मरने के बाद भी हम किसी का फ़ायदा कर पाएँ, वो बस आजकल संभव हो रहा है ट्रांसप्लांटेशन के कारण। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि लोग अपने फैमिली के साथ बैठें, उनको बताएं कि उनके मन में है ऑर्गन डोनेशन का, तो इससे हमारी ये जो ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोग्राम है वो बढ़ेगा और उनको मदद मिलेगी जिनके लिए और कोई सहारा है नहीं। डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बातचीत करने के बाद मुझे तो ये लगा कि हाँ, मौत तो एक यथार्थ है, लेकिन मौत के बाद अगर हम किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं तो इससे बड़ा और कोई सोच नहीं हो सकती और कोई कार्य नहीं हो सकता। आप हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर दीपेश कनवार, आपने किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी डोनेशन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने साथी संजीव तो